केरला के वायनाड में भीषण लैंडस्लाइड, जबरदस्त जान और माल का नुकसान। असम और हिमाचल जैसे राज्य बाढ़ के प्रकोप में उस साल डूब रहे थे। लोग रिलीफ कैंप में दाने दाने तक को मोहताज हो रहे थे। लेकिन उसी वक्त देश की सबसे बड़ी इमरजेंसी रिलीफ फंड की तिजोरी में 8,450 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बैठे बैठे एफडी का इंटरेस्ट कमा रही थी। अक्सर में बताया जाता है कि सरकार सब कुछ थोड़ी ना कर सकती है, सुपरमैन थोड़ी ना है सरकार, उसके हाथ भी बंधे होते हैं, कुबेर का खजाना नहीं है सरकार के पास। लेकिन इस हफ्ते 2 साल के लंबे इंतजार के बाद, बहुत सी मांगों के बाद पीएम केयर्स फंड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सार्वजनिक किया गया। आंकड़े देखकर लोग दंग रह गए। Don't get into those maths. पीयूष जी उठवा मत लेना, लेकिन यहां मैथ्स में गेट इनटू करना पड़ेगा, क्योंकि यह मैथ्स इतना शर्मनाक है, लोगों की पेट पर लात है, डेमोक्रेसी पर थूक है। 8,452 करोड़ का इमरजेंसी रिलीफ फंड। ईयर 2024-2025 में पूरे साल में कितना पैसा खर्च किया गया इस इमरजेंसी फंड से? 0.01%, मतलब 8,452 करोड़ में से सिर्फ 87 लाख, जी हां, करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 87 लाख रुपीस का खर्चा हुआ। और बाकी का मोस्ट ऑफ द अमाउंट, ज्यादातर जो अमाउंट है वो फिक्स डिपॉजिट में पड़ा रहा, जहां फंड ने एक साल में 460 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ इंटरेस्ट कमाया। Don't get into those maths. अच्छा ठीक है पीयूष जी, मैथ्स में नहीं जाते हैं, मैथ्स से ज्यादा गहरी है यह बात। इमरजेंसी फंड में रिजर्व होना अपने आप में कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, आप फ्यूचर के लिए पैसा बचा रहे हो। सरकार का कहना है कि पीएम केयर्स का अभी असली मकसद है कि फ्यूचर क्राइसिस और इमरजेंसीज के लिए रिजर्व को डेवलप करना है। लेकिन क्या 2024-2025 में एक भी ऐसा क्राइसिस नहीं हुआ था जहां प्रधानमंत्री का मन विचलित हुआ हो, लोगों को हेल्प करने की इच्छा हुई हो? और अगर ना भी हुई हो तो पब्लिक को बताने में इतनी लाज क्यों आ रही है, इतनी देर क्यों हो रही है कि भैया फंड्स का पैसा कहां से आया, किसने कितना पैसा दिया, पैसा कहां रखा हुआ है और उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? अरे डिग्री थोड़ी ना कोई मांग रहा है आपसे, सिर्फ ऑडिटेड अकाउंट्स की मांग की जा रही है। इसमें क्या दिक्कत है आपको? सरकार चाहे तो देखिए हमारे लैपटॉप, हमारे बैंक अकाउंट, हमारे पजामे तक भी पहुंच सकती है, लेकिन हम एक सरकारी इमरजेंसी फंड का हिसाब तक नहीं मांग सकते। ये कैसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भाई? या तो मोदी जी की ये अब पीएम केयर्स फंड निजी संपत्ति बन गई है, क्योंकि अगर ये पब्लिक फंड है तो प्रधानमंत्री शुड केयर, ही शुड केयर अबाउट ट्रांसपेरेंसी, ही शुड केयर अबाउट अकाउंटेबिलिटी, ही शुड केयर अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री केयर ही नहीं करते हैं, ही डजंट केयर अबाउट अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। ये कहानी इसीलिए मैं कह रहा हूं, पैसों से ज्यादा बड़ा है। पीएम केयर्स का विवाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नजरिए से, लेंस से आप नहीं देख सकते हो। यह बात मैं आज आपको बार बार समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह एक ऐसे फंड की कहानी है जो कोविड के बीच में इमरजेंसी के नाम पर शुरू की गई थी, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने अपने खून पसीने की कमाई के पैसे कंट्रीब्यूट किए थे, पीएसयू से पैसे कंट्रीब्यूट करवाए गए थे, सीएसआर का पैसा आया था, फॉरेन डोनेशंस आया था बिना किसी रोक टोक के। जी हां, वही खतरनाक फॉरेन फंडिंग जिसे बीजेपी कहती है देश को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है बिना रोक टोक कर, वो पैसा फॉरेन से आया था। चलिए मान लेते हैं आप अंधाधुंध पैसा बटोर रहे हो इमरजेंसी के नाम पर, लेकिन जब सिटीजंस ने इतने सालों से पूछा कि पैसा एग्जैक्टली किसने दिया, आपने कहां खर्च किया, कितना बाकी है, तो सालों से आपने चुप्पी क्यों रखी है? अरे इतना कंफ्यूजन क्यों रखा है? बताता हूं कैसे कंफ्यूजन। एक तरफ सरकार कहती है पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन आरटीआई दाखिल करो, डिटेल्स मांगो तो सरकार कहने लगती है आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2H के अंडर ये पब्लिक अथॉरिटी भी नहीं है। ऊपर से कैग इसका ऑडिट नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट में पीएम केयर्स को लेकर सवाल पूछना बिल्कुल ही मुश्किल हो चुका है। गजब की फकीरी चल रही है। यह तो वही बात हो गई कि खाऊंगा और बताऊंगा भी नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी जी, छोटी मुंह बड़ी बात। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर इमरजेंसी फंड आपने बनाया तो उसका अगर आपने रियल टाइम डैशबोर्ड बनाया होता, पूरी दुनिया को आप दिखा पाते कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आप दे रहे हो, कितने लोगों का आप भला कर रहे हो, कल्याण कर रहे हो। अरे मोदी जी, ऑप्टिक्स तो सोचो, कितने लोगों का मुंह बंद हो जाता जो कहते रहते हैं आप सिर्फ A1 और A2 के बारे में ही सोचते हो, उनकी फिक्र है आपको। और वैसे में भी फंड क्रिएट हुआ है पब्लिक पर्पस के लिए, पैसा कलेक्ट हुआ है पब्लिक से, काफी सारा पैसा। तो फिर जैसे ही ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, तो पीएम केयर्स फंड अपने आप रूल्स अलग कैसे हो जाते हैं? गवर्नमेंट फंड से अलग रूल्स और नियम कानून हो जाते हैं। ऐसा मानो रूल्स नॉन बायोलॉजिकल बन जाते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, मेहरबानी कीजिए।
ये भाषा ठीक नहीं है आपकी। नहीं नहीं कहने का मतलब यह है मोदी जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीएम केयर्स का सारा पैसा आपने खर्च नहीं किया, आपके पास है 8,000 करोड़ रुपए आपने खर्च किए, ये बात मैं मानता हूं। 2020 2021 में करीबन 4,000 करोड़, 21-22 में करीबन 4,000 करोड़, टोटल मिलाकर 8,000 करोड़ रुपए आपने खर्च किए हैं कोविड 19 के समय, रिलीफ, वेंटिलेटर्स, वैक्सीन। लेकिन उसके बाद इतना सन्नाटा क्यों? आप तो ट्रांसपेरेंसी के चैंपियन हो मोदी जी, तो इतना संकोच कैसे? पीएम केयर्स फंड पर विवाद पैसों को लेकर नहीं है, वो एक छोटा सा हिस्सा है इस स्टोरी का। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि इस फंड ने आरटीआई और कैग को कैसे झांसा दिया, कैसे कंपनीज एक्ट में रातों रात अमेंडमेंट करके कॉर्पोरेट्स को वीआईपी रूट दिया गया। सीएसआर का कोटा पूरा करना है, पीएम केयर्स फंड में उसकी तिजोरी में पैसा डाल दो। क्यों पीएम केयर्स फंड में विवादित फॉरेन डोनेशंस और चाइनीज लिंक्ड कंपनीज की बात बार बार सामने आती है? और जो पैसा कोविड के समय लगाया भी गया था, क्या वो सही था? क्या उसका उपयोग सही हुआ था? Does the PM really care? आइए जानते हैं। पीएम केयर्स यानी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड मार्च 2020 में कोविड पैंडेमिक के समय इसे बनाया गया था। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस और डिस्ट्रेस के वक्त लोगों को राहत दी जा सके। प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं और यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स इसके ट्रस्टीज हैं। फंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के आधार पर चलता है और कहने को सरकार की तरफ से इसको कोई बजटरी सपोर्ट या बजटरी एलोकेशन नहीं मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हमारे देश में ऑलरेडी इमरजेंसी से निपटने के लिए पीएमएनआरएफ या प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड और एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड पहले से ही मौजूद थे। लेकिन चलो भैया, नया भारत है तो नया फंड बना लेते हैं। लेकिन FY 2022-2023 के बाद पीएम केयर्स के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स पब्लिक डोमेन में आने बंद हो जाते हैं। अब जाकर 18 अगस्त 2026 को FY 2023 और FY 2024-2025 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने आए हैं। यानी पब्लिक डिस्क्लोजर में एक अच्छा खासा गैप हमें देखने को मिल रहा है। आप करके देख लो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ ये खेल खेल के देख लो, इतनी डिले करा दो तो ऐसी भारी पेनल्टी लगेगी या रेड ही पड़ जाएगी। 31 मार्च 2025 को पीएम केयर्स का क्लोजिंग बैलेंस था 8,452 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में फंड ने टोटल 1,279 करोड़ की रिसीट्स दिखाई ऑन रिकॉर्ड, लेकिन खर्च सिर्फ हुआ 87.85 लाख या 0.01% ऑफ द फंड। मार्च 2020 से मार्च 2025 के बीच फंड ने अपने टोटल इनकम का 49% इमरजेंसी के कामों में लगाया था। सरकार का कहना है कि फंड अब भविष्य के लिए नेशनल इमरजेंसीज के लिए एक कुशन मेंटेन कर रहा है। चलो, यह बात भी मान लेते, यह बात भी ठीक है। लेकिन फिर एक और नंबर सामने आता है, 324 करोड़ रुपीस। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज ने रफली 324 करोड़ रुपीस के रिफंड दिए, पैसा वापस आया। पब्लिकली अवेलेबल अकाउंट्स में इस रिफंड का मोटा मोटा आंकड़ा बस मौजूद है, लेकिन किस एजेंसी से कितना रिफंड आया, किस प्रोजेक्ट से पैसा वापस आया, क्यों रिफंड आया, उसका जवाब हमारे पास ऑफिशियली नहीं है। और इसी लैक ऑफ डेटा के वजह से पीएम केयर्स हमेशा से ही विवादों में घिरा रहा है। कोविड काल में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, वैक्सीन्स सबको फंड किया गया था पीएम केयर फंड से। लेकिन कुछ वेंटिलेटर्स और मेडिकल इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस और यूटिलाइजेशन को लेकर भी कई राज्यों और अस्पतालों से कंप्लेंट्स हमारे सामने आए थे। इसीलिए 324 करोड़ का रिफंड सिर्फ पैसों के हिसाब का मामला नहीं है, यह खरीदारी की जांच और जवाबदेही पर भी एक सवाल बनाता है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किस तरीके से यह पैसा खर्च किया गया था। कहीं आपस में कोई डीलिंग तो यहां नहीं हो रही थी, कोई अफसर इसमें इन्वॉल्व तो नहीं था। लेकिन आजकल तो आप जानते हो सवाल पूछना कितना खतरनाक हो गया है। फिर आता है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। सरकार ने कोविड के दौरान अनाथ बच्चों के लिए एनुअल 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप सपोर्ट का प्रावधान किया था। अब अवेलेबल डेटा के हिसाब से 3,383 बच्चों को 2024-2025 में बेनिफिशियरीज बताया गया है। अब अगर आंकड़ा लगाओगे इसके हिसाब से 6.76 करोड़ रुपीस खर्च होने चाहिए थे इन बच्चों के ऊपर। लेकिन अगर पीएम केयर्स अकाउंट आप खंगालोगे, जो आपके पास छोटा सा डेटा है, उसमें यह दिखाता है कि चिल्ड्रन स्कीम को रिलीज किया अमाउंट सिर्फ 87.85 लाख है। मतलब कि सिंपल भाषा में पीएम केयर्स फंड के अंडर एक स्कीम पर पैसा खर्च किएगा था, एक, और वो भी पूरा नहीं दिख रहा है। अब मैं आशा कर रहा हूं कि मैं गलत हूं,
फॉर वंस हम होप कर रहे हैं देशभक्त पर कि हम गलत हैं, कहीं और ये आंकड़े हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं से ये स्कॉलरशिप अमाउंट मिली है। लेकिन जब डेटा आधा होता है या डेटा गायब होता है तो हमारे पास भी जवाब नहीं है कि किस तरीके से इन बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा है। 8,452 करोड़ का फंड, 7,847 उसमें से एफडी में लॉक, एक साल में 87.85 लाख का एक्सपेंडिचर और उसके ऊपर 324 करोड़ रुपीस का रिफंड भी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पैसा कहां से आया, कहां खर्च किया गया, डिटेल्ड हिसाब पब्लिक को नहीं दिया गया है। तो फंड का एक्चुअल पर्पस क्या है? सवाल तो बनता है कि इस झोले वाले फकीर के झोले में है क्या, मंशा क्या है? अगर यह पैसा आम जनता के लिए है तो जनता को इस फंड के बारे में जानने से क्यों रोका जा रहा है, यह जानने की कोशिश करते हैं। पीएम केयर्स फंड की कंट्रोवर्सी एक्चुअली फंडिंग की नहीं है, उससे ज्यादा गहरी है, दिलचस्प है। प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी का यहां सवाल है, समझाता हूं कैसे। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि फंड बना क्यों? प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड या एनडीआरएफ होने के बावजूद इसे बनाया क्यों गया? याद रहे, नया फंड बनाने में अपने आप में कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। घोटाला है कि फंड चल कैसे रहा है। नागरिकों ने आरटीआई के जरिए पीएम केयर्स के डोनर, एक्सपेंडिचर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से जुड़ी जानकारी मांगने की कोशिश की। सरकार का पोजीशन एक ही रहा है इतने सालों से कि पीएम केयर्स आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2H के अंडर पब्लिक अथॉरिटी, आप उसे नहीं मान सकते हो। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, आप उसे नहीं मान सकते हो। सत्यानाश, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नहीं है पीएम केयर्स फंड, लेकिन पीएम खुद उसके चेयरमैन है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स ट्रस्टीज हैं। पीएमओ ऑफिशियल्स फंड को मैनेज करते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पीएसयूज के कंट्रीब्यूशन से फंड में पैसा आया है। इसके बाद भी यह प्राइवेट है। ठीक है, किसी महान इंसान ने जैसा कहा है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लीगल पैतड़े जो भी हो, सवाल सिंपल है, पब्लिक पर्पस के लिए बनाया गया फंड पब्लिक स्क्रूटनी से बाहर कैसे हो सकता है? भाई जवाबदेही तो बनती है। अब ये कोई राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा तो है नहीं कि धुरंधर को किसी को पैसे देने हैं, पाकिस्तान पर हमला करना है। पीएम केयर फंड का ऑडिट इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको कुछ ज्यादा पता नहीं है। इसीलिए 2020 में सुप्रीम कोर्ट के सामने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफर करने और ऑडिट कैग द्वारा कराने के लिए एक पिटीशन दाखिल होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा कोई ऑडिट नहीं होगा और पीएम केयर्स फंड को वैसे ही उसी जगह पर रखा गया। अब नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि पीएम केयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बाहर आती है तो ऑडिटर तक का नाम हमें नहीं पता चलता है, स्टैंपिंग नहीं होती है। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस, डोनेशन, इंटरेस्ट, रिफंड, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस जैसे ब्रॉड फिगर्स मिलते हैं, लेकिन कौन सी एजेंसी का अस्पताल, पैसा कहां गया, रिफंड्स किस अस्पताल, किस एजेंसी से आए, ऑडिटर्स ने ऑब्जर्वेशंस अपनी क्या रखी हैं, ये सारे के सारे डिटेल्स मिसिंग है। आप संसद तक में ये सारे सवाल नहीं उठा सकते हो। मोदी सरकार का कहना है कि यह पैसा पीएम केयर्स में वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आता है। ठीक है, मान लेते हैं, लीगैलिटी तो यही है। लेकिन यह फंड तो नेशनल इमरजेंसीज के नाम पर ऑपरेट किया जाता है, तो पार्लियामेंट में उसके फंक्शनिंग पर तो मीनिंगफुल सवाल पूछने का स्कोप आराम से बनता है। तो सवाल क्यों नहीं अलाउड होता है? आरटीआई नहीं, कैग नहीं, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी नहीं, अच्छे दिन तो लगता है सरकार के आ ही गए। इसी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के चलते भगवान श्री राम के घर में भी इतनी बुरी तरीके से चोरी हो गई और आज भी कोई ऊंचे पद पर अफसर, उसको सजा ना मिली, किसी को जेल नहीं हुआ। क्या वही काम यहां भी हो रहा है? सरकार इतना छुप छुप कर क्यों चल रही है? आंकड़े छुपा क्यों रही है? इस फंड में जो पैसा गया वो आम सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से ऑटो डेबिट हुआ था। पीएसयू उसके जेब से हजारों करोड़ रुपए यहां गए थे। कॉर्पोरेट्स के लिए रातों रात कंपनीज एक्ट मॉडिफाई किया गया था, सीएसआर एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया था। उधर देश के आप एनजीओ की अगर हम बात करें तो कड़े एफसीआरए नियम लगा दिए गए हैं और वो नियम तोड़ने पर सरकार आपकी भी तोड़ेगी। लेकिन यहां देखिए वीआईपी एग्जेम्पशन मिल रहा है। एक तरफ चाइना को लाल आंख दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ टिकटॉक और शाओमी जैसे चाइनीज ब्रांड का पैसा इमरजेंसी फंड में आने की बात की जा रही है। शायद इसीलिए लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक जब बात आती है चाइना की तो लाल आंख फेल हो जाता है। एक फकीरी तो कहीं ना कहीं है हमारे सुप्रीम लीडर में।
पीएम केयर फंड्स के बारे में इतने अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर फंड प्राइवेट ट्रस्ट है कहकर सरकार आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और पीएम केयर्स का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन भी यही है कि फंड की आइडेंटिटी पब्लिक, फंड के बड़े पैमाने पर पब्लिक फंडिंग है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर जो ढांचा है वो प्राइवेट बन जाता है। भाई सवाल यह है कि क्या हमारा देश नियम कानून से चलेगा ये या किसी की मर्जी से चलेगा? माने किसी खानदान का या किसी इंसान की क्या ये जागीर बन चुकी है हमारी देश? फिर ये कैसे संभव है? आप खुद ही बताइए कि एक प्राइवेट फंड आप जिसे कह रहे हो वो चला रहा है खुद प्रधानमंत्री, चेयरमैन बैठा पड़ा हुआ है उसका, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स ट्रस्टीज हैं, पीएमओ ऑफिशियल्स उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सारे लोग इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट पीएसयू से पैसा आया है, सीएसआर मनी आया है पीएसयू से। तो स्पेशल कहां से एलिजिबिलिटी बन जाती है, एग्जेम्पशन कहां से बन जाती है? जब आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन मांगा जाता है तो सरकार कहती है कि पीएम केयर्स तो पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं। जब कैग ऑडिट का सवाल आया तो बोला गया कैग स्क्रूटनी का मैकेनिज्म नहीं हो सकता है। जब पार्लियामेंट में सवाल पूछे गए तो कहा कि अरे ये तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से थोड़ी ना आता, आप सवाल कैसे पूछ सकते हो? लेकिन अभी जो भी डेटा हमारे सामने है वो दिखाता है कि 8,000 करोड़ के करीब का एक फंड है और उसका यूटिलाइजेशन बहुत ही ओपेक तरीके से हुआ है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लिमिटेड डेटा है हमारे पास। और वो जो फ्रेमवर्क पर सवाल है वो तो ऑब्वियसली काफी गहरे सवाल है। अब गहरे क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में एक फर्क हमें समझना बहुत जरूरी हो चुका है। कोई चीज जो इलीगल ना हो, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीएम केयर्स फंड इलीगल है, बिल्कुल लीगल है, लेकिन कोई चीज इलीगल ना होकर भी उसे पब्लिकली अकाउंटेबल होना पड़ता है। क्या पीएम केयर्स फंड पब्लिकली अकाउंटेबल है? गवर्नमेंट किसी फंड को लीगली क्रिएट कर सकती है, मैं मान सकता हूं, उसके रूल्स को लीगली डिफाइन कर सकती है, यह भी मान सकता हूं, लीगल टेक्निकलिटीज पर कह सकती है इसका ऑडिट यहां से नहीं होगा, वहां से नहीं होगा, कैग से नहीं होगा, हम खुद कराएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दैट इट इज टोटली ट्रांसपेरेंट या लोगों को उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर सिटीजंस को बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन, डोनर्स, बेनिफिशियरीज के बारे में नहीं बता रहे हो, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। तो जो सिस्टम पर जनता का जो भरोसा होता है, जब आप ऐसी चीजें छुपाते हो तो वो भरोसा टूटने लगता है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टूटने लगता है। और उसके बाद सरकार सोचती है कि इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, लोग सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप पर विश्वास टूट रहा है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? मेरा खुद का ख्याल है कि फंड आप बंद भी मत करिए, चलेगा, कोई बंद करने की जरूरत नहीं है, मत ट्रांसफर करिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी आपको जरूर लाना होगा। बहुत ही लुका छुपी सालों से हो चुकी है, किसने पैसा दिया, कहां पैसा खर्च हुआ, रिफंड कहां से आया, क्यों आया, इतने चीजों के बारे में आप इनको छुपा नहीं सकते हो। तो पूरा माइन्यूट डेटा पब्लिक डोमेन में आप रखो और उसके बाद कैग द्वारा आप इसका पूरा का ऑडिट कराओ। कागज, जो सरकार का फेवरेट लाइन है ना, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो दिखाइए, इसमें शर्माने की क्या बात है? इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग यू शुड नॉट बी स्कैर्ड। मेरा सवाल मोदी जी से भी यही है, आपने कुछ गलत नहीं किया तो दिखाइए, कागज रखिए, सारा डेटा पब्लिकली, और उसके बाद कैग या कोई इक्वली इंडिपेंडेंट बॉडी उसको फुल्ली स्क्रूटनाइज करे। और हो सकता है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हो इतने सालों से, हमें पता ही नहीं चला होगा, वो सीक्रेटली इतना अच्छा काम कर रहे थे, और डेटा हमें बता देगी कि कितना अच्छा काम कर रहे थे, पूरी दुनिया में उनका जय जयकार होगा, और ज्यादा प्रसिद्ध और पॉपुलर मंत्री बन जाएंगे। लेकिन इस तरीके से छुपा कर काम नहीं हो सकता है। मैं अंत में फिर से दोहराना चाहूंगा कि यह मुद्दा 8,452 करोड़ रुपीस का नहीं है। सवाल यह है कि इससे जो जुड़ा पब्लिक ट्रस्ट का मामला है, सो इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज द पब्लिक ट्रस्ट। जब एक फंड नेशनल इमरजेंसी के नाम पर सिटीजंस के पैसे कलेक्ट करती है तो उस फंड को सिटीजंस के सवालों का जवाब देना होगा। ये जो अकाउंट्स है सिटीजंस के सामने आने होंगे। अगर पीएम केयर्स वाकई में जनता की भलाई के लिए बनाया गया है तो फिर जनता की आंखों के ऊपर इस तरीके का पर्दा क्यों? या फिर यह हो सकता है मोदी जी ने पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को आजकल ऑप्शनल बना दिया है, या ये वो सोच बैठे हैं कि वो सवालों के दायरे से अब ऊपर उठ चुके हैं। शायद इसीलिए पीएम जस्ट डजंट केयर। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा, और आगे क्या होना चाहिए पीएम केयर्स के साथ वो जरूर लिख के बताइएगा। कमेंट शुरू करिएगा पीएम लिखकर। मैं जानना चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।